23 6 का मान है, 23 अंश और 6 कला, इसका टेंजेंट निकाला है हमने। क्या है 23 6? ये नेचुरल टेंजेंट की सारणी निकाली है। अच्छा, अपना स्थानीय अक्षांश लिया उसमें इसका मान मिला। ठीक है। अब हमें चाहिए था 23 7 का, 7 का चाहिए था, तो हमने इसमें एक के लिए मीन डिफरेंस सारणी में दिया हुआ है 3, तो यहाँ एक जोड़ेंगे और वहाँ 3 जोड़ देंगे, इस प्रकार से होगा। तो पहले तो इसको साफ कर लेता हूँ, इसका काम तो हो चुका था। हाँ, 12 27 बार। अब इसको कर लेंगे, ठीक है। तो पलभा साधन आज हम लोग करने वाले हैं, और प्राचीन समय में पलभा से अक्षांश ज्ञात करते थे, और अब क्या कर रहे हैं हम जीपीएस के आधार पर हमें अक्षांश पता है, और गणित द्वारा हम पलभा पहले से ज्ञात कर सकते हैं। और अब हमारा केवल एकमात्र काम जो रहेगा कि हम अपने प्रयोग से, हमारे प्रेक्षण से जो पलभा हमें ज्ञात होगी वो क्या उतनी ही होगी जो गणित से आई है, उसी में हमारा प्रयोग कितना सफल है। हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि भूमि समतल तो उतनी नहीं रख पाए हम, यह त्रुटि तो नहीं हुई। पिछली बार हम लोगों ने जब किया था तो हम जिस सरफेस पर काम कर रहे थे वो पूर्णतः समतल नहीं था, थोड़ी सी उसमें वक्रता थी, और चूंकि लॉकडाउन की लगभग स्थिति बन चुकी थी, विश्वविद्यालय परिसर बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने घर पे ही वो प्रयोग किया था। और दूसरा, आपका जो शंकु है वो सीधा है कि नहीं, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत लगाने में वक्रता हो गई तो उससे भी हमारी त्रुटि संभव है। अब गणित द्वारा हमको पलभा ज्ञात करनी है, वो पलभा किस प्रकार से ज्ञात करें। पहली बात, अक्षांश और पलभा में संबंध। देखिए अक्षांश, यह हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दोनों हमारे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव हो गए, और यहाँ हम इस रेखा से हमारी विषुवत रेखा को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। और अक्षांश क्या है, आप भूमध्य रेखा से कितने अंश उत्तर अथवा कितने अंश दक्षिण में है, तो यह जो आपका कोण है वो अक्षांश है। अब यहां हम खड़े हुए हैं, हमारा क्षितिज वृत्त किस प्रकार से बनेगा। हम सबको पता है कि पृथ्वी बहुत छोटी है आकाश के मुकाबले, तो क्षितिज केवल इतना सा नहीं होगा। हम जब आकाश को देखते हैं गोल स्तर पे, अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमारी दृष्टि यहाँ तक और यहाँ तक पूरे सरफेस पर जाएगी। तो यहाँ अक्षांश की आप लोगों ने परिभाषा सुनी होगी कि आपका ध्रुव आपके स्थानिक क्षितिज से कितना उन्नत है, वो जो उन्नतांश है वही आपका अक्षांश है। अब वो क्यों है? अक्षांश तो यह था, हम भूमध्य रेखा से कितने अंश उत्तर में है इसको हमने लिया, यह अक्षांश है। यह ध्रुव तारे से कैसे संबंधित हुआ, तो यहाँ हम देखेंगे। अभी इसको हम यहाँ भूल रहे हैं, केवल इतना हम देख रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका जो क्षितिज वृत्त बनेगा वो पूरे उत्तरी ध्रुव स्थान और दक्षिणी ध्रुव स्थान को घेरते हुए बनेगा, वहां का क्षितिज वृत्त। तो ध्रुव तारा कहाँ होगा, वहां पर, वहां के उत्तरी क्षितिज पर। तो उत्तरी क्षितिज पर ध्रुव होने से ध्रुव का उन्नतांश कितना होगा? शून्य होगा। और भूमध्य रेखा निरक्ष देश है, यहाँ पर अक्षांश शून्य होता है, और यह बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि ध्रुव तारा वहां बिल्कुल भी इस समय उन्नत नहीं है, शून्य है। तो यहाँ अक्षांश की शून्यता ध्रुव के साथ में हमने सिद्ध की। अब अन्य स्थानों के लिए क्या करें वो देखना है। हम यदि इस स्थान पर खड़े, यह उज्जैन हो सकता है, इंदौर हो सकता है, जो भी हमारा अभिष्ट स्थान है वहां पर हम खड़े हुए हैं, और यह हमारा अक्षांश बना हुआ है। अब यहाँ का क्षितिज वृत्त किस प्रकार से बनेगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से नवत्यक्ष चाप लेकर के ही आप बनाएंगे, जहाँ आप खड़े हुए हैं, और वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ हमने दोनों के अक्षों को ले लिया है, हम पूरे बाहरी सर्कल को भूल रहे हैं, उनके अक्षों से कार्य चला रहे हैं। आपका अक्षांश, आपका ध्रुव स्थान यह रहा, उत्तरी ध्रुव यहाँ इसकी सीध में आपको आकाश में कहीं दिखाई देगा, और यहाँ उत्तरी क्षितिज हमारे स्थान का रहेगा। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, हमारे उत्तरी क्षितिज और ध्रुव स्थान के मध्य कोण जो बन रहा है वह अक्षांश क्यों है,
उसका कारण यह है कि हम इसको जब देख रहे हैं, ये नवत्यंश है पूरा 90 डिग्रीज, और यहां हमने देखा इस स्थान पर, तो यहां से नवत्यंश चाप लेकर के ही बना हुआ था, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है। अब इसमें आप देखिए ये थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो यह कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ठीक है। अब यह, अभी इसको हम थीटा को नहीं, यह 90 डिग्री हो गए, और ये कोण आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? 90 माइनस थीटा। तो ये कोण क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा पूरा। ये पूरा 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 थीटा होगा, थीटा होगा। हाँ हाँ, ठीक है। भाई अगर दूसरा कोण निकाला है, 90 में से हमने 90 माइनस थीटा किया, जैसे ये खुला तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस हो गए प्लस थीटा, तो 90 कट गए, तो कोण हमारा हो गया थीटा। तो ये कोण और पूरे कोण के आधार पर देखेंगे तो यह भी थीटा हुआ, अर्थात यह भी अक्षांश है। अक्षांश यह था तो यह भी अक्षांश है, इसलिए हम अक्षांश को ध्रुव द्वारा साधन उसका करते हैं। अब पलभा और अक्षांश का क्या संबंध है? देखिए ये आज की स्थिति, जब विषुवत रेखा पर लंबवत रहेंगे सूर्य, इस तरह की स्थिति में क्या देख रहे हैं? हमने 12 अंगुल का यहाँ शंकु लिया हुआ है। हमारे जब सूर्य मध्याह्न की स्थिति होगी, बिल्कुल खमध्य में होंगे, हमारा खमध्य तो होगा शंकु की सीध में, लेकिन सूर्य हमसे कितने दक्षिण में है? जितना हमारा अक्षांश उत्तर में है, क्योंकि सूर्य है आपके निरक्ष प्रदेश में, उस पर वो मूव कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जो यह कोण हुआ हमारा, यह अक्षांश हो गए। इन दोनों के मध्य का अंतर, हमारा खमध्य और निरक्ष खमध्य, इसको हम निरक्ष खमध्य कह सकते हैं। तो निरक्ष खमध्य पर ही उस दिन सूर्य है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो अक्षांश ही हुआ। अब यह अक्षांश है, तो एक रेखा गणित का जो सूत्र है, प्रमेय जो भी कहें, ये दो रेखाएं जब परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण समान होते हैं। ये दोनों समान होंगे और यह दोनों समान होंगे। तो यहाँ अगर यह अक्षांश है तो स्वाभाविक है यह भी अक्षांश हो ऊपर वाला। अब यहाँ पलभा क्या है? 12 अंगुल की शंकु की जो छाया बनेगी वो हमारी पलभा रहेगी। कर्ण हमने यहाँ पर मान रखा है। अब इसको हम त्रिकोणमिति के आधार पर देखते हैं। केवल इतना हिस्सा हमने यहाँ अलग कर लिया, कोण बन रहा है ऊपर, यह कर्ण है। अब यहाँ पर आधार क्या है और लंब क्या है? आचार्य योगेश जी, इनमें आधार क्या है और लंब क्या है, क्यों है? शंकु का जो छाया होगा, भुज जो होगा, उसको आधार कहेंगे। सबसे ज्यादा हम लोगों को जो भ्रम होता है वो आधार और लंब में होता है। कारण सबको बिल्कुल पता रहता है। तो आधार जिस आपकी भुजा पर, वो कोण आपका आधारित है। तो हमारा जो कोण है वो कहाँ है? इस कोण की बात कर रहे हैं, हमारा अक्षांश यह है। तो आधार हो गया ये आपका शंकु, 12 अंगुल का जो शंकु है वह हुआ आधार, और फिर लंब हो गया पलभा। अब हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं, स्पर्शज्या का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम चापी स्पर्शज्या के बजाय हम जो देख रहे हैं वो कोणीय स्पर्शज्या, अभीष्ट त्रिज्या वृत्ता चापज्या कोणज्या भवति। तो उस आधार पर हम इसको देख रहे हैं। कोणीय त्रिकोणमिति ही अभी चलती है, जबकि हमारे सूर्य सिद्धांत आदि जो प्राच्य ग्रंथ है, भारतीय पद्धति, वो पूरी चलती थी चापी त्रिकोणमिति पे। आचार्य डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी विशेषज्ञ हैं सिद्धांत विषय के, आप इस पर प्रकाश डालेंगे बाद में। तो अभी हम आधुनिक गणित के आधार पर इसको देख रहे हैं, आधुनिक त्रिकोणमिति के आधार पर देख रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, अब लक अक ला, ये हमने बचपन में सीखा हुआ था। तो लंबवटी कर्ण साइन थीटा, आधारवटी कर्ण कॉस थीटा, और लंबवटी आधार
ये tan थीटा हो गई। लंब बटे आधार जैसे ही लिखा आपने, तो लंब हमारा यहाँ पर पलभा है और आधार तो 12 है ही, तो tan थीटा इज इक्वल टू पलभा अपॉन 12। तो पलभा क्या होगी, तो ये 12 जो यहाँ पर भाग में है वो यहाँ बराबर के चिन्ह के इस ओर आएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, जो यहाँ भाग में था वो गुणा में हो जाएगा। तो पलभा इज इक्वल टू 12 tan थीटा। यहाँ थीटा हमने अक्षांश लिया हुआ है। अब इसको हमें आवश्यकता पड़ेगी टेंजेंट की सारी, नेचुरल टेंजेंट। ठीक है, 2-3 तरह से इनको देखते हैं। साइंटिफिक भी ये चलती हैं, जैसे लॉगरिथम की चलती हैं। तो लॉगरिथम के टेंजेंट का प्रयोग नहीं करना, हमें नेचुरल टेंजेंट का प्रयोग करना है। अब यहाँ हमें चलना है, चूंकि विश्वविद्यालय परिसर उज्जैन, अक्षांश यहाँ का 23.7 कला निकल के आया है। नॉर्दर्न अक्षांश है, भारत में सभी नॉर्दर्न उत्तरी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। तो यहाँ इस अक्षांश के लिए हमें पलभा ज्ञात करनी है। हम नेचुरल टेंजेंट की सारणी देखते हैं, आपको कहीं भी 23.7 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 6 कला के अंतर से सारणी दी हुई है। तो आप इस सारणी में देखेंगे 23 अंश और 6 कला, 23 अंश 6 कला का मान हमको मिल जाएगा 0.4265, है ना? इसको बाद में कर लीजिएगा। तो 23 अंश 6 कला, ये 10 का मान चल रहा है, इस पर सज्जिएगा। 23 अंश 6 कला पर हमको जो मान मिलता है वो है 0.4261 है, 4265। ठीक, अब हमें मान क्या चाहिए? 23.7 का चाहिए। अब एक कला का मान कहाँ से लाएं? तो आप इधर फिर सारणी की ओर आइए। यहाँ पर मीन डिफरेंस दिया होता है, बीच के जो 1, 2, 3, 4 और 5 कला हैं उनके लिए दिया होता है कि भाई इतना इतना आप जोड़ना या घटाना कर लीजिएगा। अब यहाँ 23 की सीध में अगर हम बात आगे चलते हैं तो यहाँ 1 के लिए 3 का अंक दिया हुआ, 1 कला के लिए 3। तो यहाँ 7 पर पहुँचना हमें, तो +1 किया हमने, 23 अंश 7 कला हो जाएंगे। और यहाँ क्या करें हम, यहाँ 1 जोड़ा तो 1 के लिए 3, तो +3 यहाँ पर हमने किया, 5, 3, 8 ये हो गए। तो पलभा जब निकालेंगे, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय परिसर की पलभा जब हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगी 12 10, पहले सूत्र को लिख लेंगे, 12 10 23 अंश 7 कला, ये मान हमारा निकाल हुआ है। तो 12 गुणा 4 2 6 8। जब इसका आप कैलकुलेटर पर गणित करेंगे तो निकल के आपके पास आएगा 5.1216। आचार्य योगेश जी ने इसको करके देखा था, इसलिए गणित सही है। इस संख्या का 12 में गुणा किया, 5.1216 आया है। तो यह मान आया हमारा अंगुल में। अब हमें अंगुल और व्यंगुल चाहिए, तो आपको सबसे सरल तरीका है 5 अंगुल अलग कर लिए हमने निकाले। अब आप केवल इतने से दशमलव वाले अंक को लेंगे, तो हम दशमलव की पद्धति को किसी दूसरी पद्धति में बड़े आसानी से बदल सकते हैं, उसमें गुणा करके। यह केवल दशमलव का अंक हम अगर लेते हैं और उसमें हम गुणा कर देते हैं 60 का, तो यह साष्टिक पद्धति में पहुंच जाएगा। तो 0.1216 और गुणा किया हमने यहाँ पर 60 का। आप लोग जब करके देखेंगे तो यह आ जाएगा 7.296। करके देखिए आचार्य योगेश जी, आप पहले 12 का गुणा करिएगा, उसके बाद -5 कर दीजिए, है ना? और उसके बाद में यह संख्या 0.1216 इसमें × 60 करेंगे तो यह संख्या आ रही है क्या, एक बार करके देख लें। आचार्य विजय जी, आचार्य विनोद जी, आप लोग भी इसको कर लें, सभी लोग सही है।
अब देखिए यहाँ पे 0.2 है, मतलब 0.5 से कम होने से, आधे से कम होने के कारण अब हम दशमलव को हटाकर केवल पूर्णांक में लेना चाहें तो यह है लगभग बराबर कहलाएगा 7 ही, क्योंकि यहाँ अर्धाधिक नहीं है। अगर 0.5 या 0.5 से अधिक होता उस स्थिति में हम इसको 8 लिखते, ठीक है। तो यह आपका व्यंगुल निकल आया। तो विश्वविद्यालय परिसर की जो पलवा निकली हमारी गणित द्वारा वो है 5 अंगुल और 7 व्यंगुल। अब आज हम जो प्रयोग करेंगे हमको बस यही ज्ञात करना है कि हमारे प्रयोग के बाद क्या इतना ही निकलता है। अच्छा, हम लोग आज जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो हम शंकु लेंगे 4 फीट का लेंगे। क्यों ले रहे हैं कि जितना बड़ा हम शंकु लेंगे उसके 12 समविभाग करना है, तो हर विभाग 1 अंगुल के बराबर हम मान के चल रहे। 4 फीट, 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 12। अब आप इस आधार पर जब कर रहे हैं तो 48 इंच, तो 48 इंच 4 फीट के भीतर आ गए। इसमें 12 का भाग लगाया, कितना हो रहा है? 4। हाँ। तो 4 इंच चार, का एक 1 अंगुल बनेगा। तो हमें इंची टेप से नापने में सहूलियत रहेगी। दूसरा यह इंच वाला मान ही हम क्यों ले रहे हैं, 4 इंच ही क्यों? 1 इंच के भीतर आप जब इंची टेप देखेंगे तो उसमें 1 इंच के 16 विभाग बने हुए दिखते हैं। 4 इंच के भीतर वो विभाग हो जाएंगे 64, 16 चौके 64। तो हम वो 64 के आधार पर उसको निकाल करके देख लेंगे। भाई 64 और 60 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, फिर भी हम उसको गणित द्वारा बाद में जैसे हमारा मान आएगा उसको मिला करके देख लेंगे। तो करते हैं प्रयोग आचार्य देवेंद्र भार्गव जी के नेतृत्व में।